जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भारतीय इतिहास की हमने जो सीरीज़ चला रखी है, तो उसमें भारतीय इतिहास की जो सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बताया था मौर्य वंश के बारे में। यानी कि इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। तो दोस्तों, एक बार मैंने आपको क्या है, जितने भी हमारे शासक वंश रहे हैं उनकी मैंने आपको क्या एक ट्रिक बताई थी। तो उस ट्रिक के बाद उनको क्या है, उस ट्रिक के अनुसार आप जितने भी शासक रहे हैं हमारे, उनको क्या है क्रम अनुसार याद कर सकते हो आप उस ट्रिक की मदद से। तो दोस्तों, एक बार हम उस ट्रिक को रिवाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। वो दोस्तों, ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हा शी न म शु क कु गु पु, यानी कि हशी नमशु कक्कू गुप्पू। दोस्तों, ट्रिक बेशक आपको पढ़ने में वैसी लगे, लेकिन जो ट्रिक है ये आपको जितने भी हमारे शासक हैं उनको क्या क्रम अनुसार याद करने में काफ़ी हेल्पफुल करेगी आपको दोस्तों। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइंड करा देता हूँ। दोस्तों, हा से हो जाएगा हमारा हर्यंक वंश, शी से हो जाएगा हमारा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा हमारा नंद वंश, माँ से हो जाएगा मौर्य वंश, शु से हो जाएगा हमारा शुंग वंश, का से हो जाएगा कण्व वंश, पु से हो जाएगा कुषाण वंश, गु से हो जाएगा गुप्त वंश और पु से हो जाएगा हमारा पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, यानी कि इनसे संबंधित हमारे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ पिछली वीडियो के बारे में कि मैंने पिछली वीडियो में वो आपको क्या बताया था। क्योंकि मेरी जितनी भी भारतीय इतिहास की सीरीज की, जितनी भी इंडियन हिस्ट्री सीरीज की जितनी भी वीडियो हैं, सब इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। आप कोई भी वीडियो देख लेना, तो मैं उसमें पिछली वीडियो को रिवाइंड जरूर कराता हूँ, ताकि आपको क्या है उसकी पिछली वीडियो से आपको इंटरकनेक्ट आप कर सको। तो दोस्तों, इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था अशोक के बारे में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में हमारे क्या है तीन शक्तिशाली शासक थे। पहला कौन सा, बिंदुसार, जिन्होंने क्या मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद उनके पुत्र थे अशोक। अशोक के बाद दोस्तों जो अंतिम शासक कौन थे मौर्य वंश के, वो थे बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम शासक थे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो मौर्य साम्राज्य था इसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पूरे अखंड भारत पर साम्राज्य था इनका। यानी कि आपको अगर मैं मैप के जरिए बताना चाहूँ, जैसे हमारा इंडिया का मैप है, आप इसको अज्यूम कर लीजिए। तो दोस्तों, लगभग यहाँ से लेकर ये मान लो ये हमारा क्या है, ये पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक खाली ये क्या है थोड़ा सा जो हमारा दक्षिण भारत है ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। बाकी ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा जो शासन था यहाँ तक अखंड भारत, अखंड भारत पे क्या है पूरे मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का शासन था। जैसे क्या है यहाँ पर मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के नाम से जानते थे कि मगध साम्राज्य का क्या पूरा अखंड भारत पर साम्राज्य था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे समय बीता, जो अंतिम शासक था बृहदत्त, किसका, मौर्य साम्राज्य का, उसको किसने मारा दोस्तों, उसको मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पिछली वीडियो को मैंने आपको रिवाइंड करा दिया। अब हम देखते हैं कि शुंग वंश में हमारे क्या क्या तथ्य बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम शुंग वंश को स्टार्ट करते हैं। तो शुंग वंश में दोस्तों हमारे क्या है दो शक्तिशाली शासक रहे थे। वो कौन कौन से थे दोस्तों, एक थे पुष्यमित्र शुंग और दूसरे जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, देवभूति। यानी कि और भी शासक रहे थे, परंतु उनसे क्या संबंधित कोई ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे नहीं जाते, इसलिए मैंने क्या है जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रथम थे पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद कौन थे, देवभूति, जो क्या है अंतिम शासक थे शुंग वंश के। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारा। यानी कि जो मौर्य वंश साम्राज्य था हमारा, यानी कि मौर्य वंश था, इनका जो अंतिम शासक था वो कौन था, बृहदत्त था। तो बृहदत्त को मारा किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। यानी कि जो अगला शासक हमारा आया है शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग थे ये कौन थे दोस्तों, इनके सेनापति थे। यानी कि मौर्य साम्राज्य में जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, इनके सेनापति थे कौन, पुष्यमित्र शुंग, यानी कि जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी है, ये इनके सेनापति थे। तो दोस्तों संस्थापक कौन हो गया, पुष्यमित्र शुंग। शुंग ने 184 बीसी में, यानी कि 184 ईसा पूर्व में क्या है इन्होंने
शुंग वंश की स्थापना करी। ईसा पूर्व का मतलब क्या है दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, लगभग क्या है बहुत पुराने समय की बात हो रही है। तो 184 BC में इन्होंने क्या है पुष्यमित्र शुंग ने क्या है शुंग वंश की स्थापना करी। कब करी, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनको मारकर इन्होंने क्या है शुंग वंश की स्थापना करी। ये कौन थे दोस्तों, मौर्यों के सेनापति, यानी कि ये दोस्तों क्या थे, मौर्य वंश में क्या थे, सेनापति थे। सेना के जो एक सेनापति होता है वो थे। तो इन्होंने क्या करा, जब बृहदत्त कमजोर शासक बन चुका था, इन्होंने क्या करा, उसकी हत्या करके क्या है शुंग वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। इसमें क्या था दोस्तों, ये दोस्तों क्या थे, ब्राह्मण धर्म का उपासक थे, यानी कि ये क्या थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ब्राह्मण धर्म के उपासक थे दोस्तों। इन्हीं के काल में क्या है दोस्तों, संस्कृत भाषा का, यानी कि जो संस्कृत भाषा थी उसका काफी पुनरुत्थान हुआ, और जो ब्राह्मण थे उनका क्या काफी महत्व बढ़ा था, क्योंकि और शासक थे उन्होंने क्या अपना चलन चलाया। बाकी जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मणों को जो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो उनका स्थान बढ़ा, उनको इज्जत मिली, वो कहाँ से मिली, इन्हीं के शासन काल में क्या है ब्राह्मणों का काफी महत्व बढ़ चुका था दोस्तों, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे और इन्होंने क्या उसी का धर्म प्रचार किया। तो इसलिए क्या है ब्राह्मणों का बहुत महत्व बढ़ा, और जो संस्कृत भाषा थी उसको भी क्या है काफी मान्यता मिली इन्हीं के शासन काल में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, इन्होंने क्या दोस्तों 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। इन्हीं के अश्वमेध यज्ञ आपको पता होगा श्री राम ने भी करवाया था, जो रामायण हम पढ़ते हैं उसमें भी जिक्र आता है अश्वमेध यज्ञ का। तो ये भी इन्होंने क्या दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसके अनुसार, ये इसकी जो जानकारी मिलती है हमें मिलती है महाभाष्य के अनुसार, यानी कि महाभाष्य ग्रंथ है उसके अनुसार मिलती है, पुस्तक है उसके, उसमें क्या है वर्णन है। इन्होंने क्या 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, किन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पुष्यमित्र जो थे इन्होंने क्या 36 वर्षों तक शासन किया, यानी कि इन्होंने क्या है जो शासन काल किया वो 36 वर्षों तक किया दोस्तों। जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य था इनका क्या है यहाँ तक पूरा अखंड भारत में शासन था। फिर जब यानी कि जब उसके बाद क्या शुंग वंश आया हमारा, जब शुंग वंश की स्थापना हुई, तो दोस्तों जो इन पे क्या है कई विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या है भारत पर आक्रमण करना चालू कर दिया। तो दोस्तों जो मौर्य वंश की जो अधिकार था इनका वो क्षीण होने लगी जो भी। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, ये जो इनका शासनकाल था वो कितना रह गया दोस्तों, यहाँ से इतना, यानी कि शुंग वंश का जो शासनकाल था वो इतना रह गया। बाकी यहाँ पर क्या है जो दक्षिण के सामंत थे, यानी कि उस समय क्या है दोस्तों सामंत चलते थे। सामंतवाद क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो राजा होते थे उनको क्या है मतलब अपने सेवा के लिए उनको क्या है पैसे ना देकर, मुद्रा ना देकर क्या करते थे, भूमि दान किया करते थे। तो भूमि दान करते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या है भूमि काफी सारी हो जाती थी उनके पास में, जैसे अगले महीने और मिल गई, फिर अगले महीने और भूमि मिल गई, तो उनको क्या गांव के गांव मिल जाते थे। तो ऐसे दोस्तों काफी सामंतवाद काफी चल रहा था। तो उन्होंने क्या है यहाँ पर क्या अपने अपने अलग राज्य बसा लिए, और जितने भी उस समय आक्रमण हुए तो उन्होंने क्या आक्रमण कर करके जो मौर्य साम्राज्य का जो अखंड भारत था उसको क्या छीड़ कर दिया। जो शुंग वंश था वो क्या है इतने बीच में क्या है उनका वो रह गया शासन, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया तुम्हारा, उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत, तो यहीं पर क्या है उनका शासनकाल रह चुका था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो राजधानी थी, यानी कि इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, विदिशा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश कहाँ है हमारा, यहाँ पर क्या हमारा मध्य प्रदेश है, यहीं पर क्या है इनकी राजधानी थी। राजधानी क्या होती है, जहां पर क्या है सारे प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम राजधानी कहते हैं दोस्तों। इस काल में दोस्तों मनुस्मृति ग्रंथ की रचना हुई, किन्होंने की थी, मनु ने की थी। यानी कि इनके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जो मनुस्मृति है उसकी भी रचना हुई थी इन्हीं के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, और वो किन्होंने की थी, मनु ने की थी मनुस्मृति ग्रंथ की रचना। उसके बाद दोस्तों इसी काल में पाणिनि ने अष्टाध्यायी और पतंजलि ने महाभाष्य, यानी कि महाभाष्य जिसमें मैंने आपको बताया ये महाभाष्य, जिससे क्या है अश्वमेध यज्ञ कराने की सूचना मिलती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। तो महाभाष्य की रचना किन्होंने की, पतंजलि ने, और अष्टाध्यायी की रचना करी किन्होंने, पाणिनि ने। दोस्तों एक ग्रंथ थे यानी कि पुस्तक थी, उनकी जो रचना की थी उनके रचनाकारों को मैंने नाम लिखे हुए हैं, और उन्होंने क्या रचना करी उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पाणिनि ने क्या है अष्टाध्यायी की रचना करी, और पतंजलि ने क्या करी, महाभाष्य को ग्रंथ को लिखा, तो उन्होंने इसकी रचना करी दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो पुष्यमित्र ये क्या थे दोस्तों, अपने समय में क्या बौद्ध विरोधी थे, क्योंकि ये क्या ब्राह्मण धर्म के उपासक थे।
तो ये क्या ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो ये क्या बौद्ध धर्म के विरोधी थे, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म को मानते थे उनका विरोध करते थे। इन्होंने क्या अपने समय में दोस्तों कई सारे स्तूपों का जो विध्वंस करवाया था, यानी कि उनको नष्ट करवाया था। स्तूप क्या होते हैं दोस्तों, जो हड्डी रखने का स्थान होता है ना, उसको हम स्तूप कहते हैं। तो उस समय क्या काफी सारे स्तूप थे जो बौद्ध धर्म के जैसे जितने भी उनके अनुयायी थे, उपासक थे, तो उनकी क्या है जो हड्डियों को क्या है संभाल के रखते थे स्तूपों में। तो वही स्तूपों का विध्वंस करवाया था किन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने। परंतु क्या जैसे जैसे समय बीता, इन्होंने थोड़ी समझ आई इनको, तो ये क्या दोस्तों बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। इन्होंने देखा कि हाँ बौद्ध धर्म भी बहुत बढ़िया धर्म है। फिर उन्होंने क्या दोस्तों बौद्ध धर्म को मतलब इज्जत देना, उनका सम्मान करना स्टार्ट कर दिया। उसके पश्चात दोस्तों उन्होंने क्या बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर एमपी में बरहूत, यानी कि बरहूत एक स्तूप है उसका, उसके बाद सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया, यानी कि काफी सारे स्तूपों का इन्होंने क्या निर्माण करवाया। और जो एक बरहूत एमपी यानी मध्य प्रदेश में बरहूत नामक एक स्तूप है उसका भी निर्माण करवाया। यानी कि उसके बाद क्या इन्होंने जब बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए उसके बाद इन्होंने काफी सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं आगे हमारे इसमें क्या पॉइंट है। दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने क्या है कलिंग पर आक्रमण किया, यानी कि अपने समय पे इन्होंने क्या है कलिंग पर भी आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। तो लगभग क्या है उड़ीसा राज्य में हमारा क्या था दोस्तों कलिंग साम्राज्य था। कलिंग साम्राज्य दोस्तों उस समय का क्या है बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, क्योंकि इन पे क्या है दोस्तों हाथियों की क्या है बहुत बड़ी सेना थी और ये काफी सारी शक्तिशाली साम्राज्य था। यानी कि कलिंग को जीतना क्या है आसान नहीं था किसी भी शासक के लिए। तो वही हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग पर आक्रमण किया, परंतु ये क्या हुआ पराजित हुए। वहां पर दोस्तों उस समय शासक कौन थे, कलिंग नरेश खारवेल, यानी कि खारवेल उस समय के शासक थे वहां के कलिंग के, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे दोस्तों खारवेल। इन्होंने क्या है पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनका एक पुत्र था अग्निमित्र। पुष्यमित्र का क्या है एक पुत्र था अग्निमित्र। इसके बारे में ज्यादा पॉइंट तो बातें नहीं है, परंतु इसकी क्या है एक इनके पुत्र की एक लव स्टोरी थी वो फेमस हुई थी। तो उसके बारे में इतिहास में वर्णन मिलता है, इनके पुत्र की लव स्टोरी के बारे में, यानी कि प्रेम कहानी थी उसका वर्णन मिलता है इतिहास में। तो वो कौन थे, अग्निमित्र थे। किनके पुत्र थे, पुष्प यानी कि पुष्यमित्र के पुत्र थे अग्निमित्र। दोस्तों कालिदास, यानी कि कालिदास जो रचनाकार हैं, उन्होंने क्या एक बुक लिखी थी, क्या था बुक का नाम, मालविका अग्निमित्रम, यानी कि मालविका अग्निमित्रम इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी थी कालिदास ने। वो दोस्तों किससे संबंधित थी, यानी कि मालविका अग्निमित्रम हमारी संबंधित किससे थी, वो लव स्टोरी से संबंधित थी अग्निमित्र और मालविका की। यानी कि जो अग्निमित्र पुष्यमित्र के पुत्र थे उनकी जो वाइफ थी, यानी कि जो उनकी प्रेमिका थी, उनके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसकी प्रेमिका का नाम क्या था, मालविका। तो दोस्तों इन्होंने क्या मालविका अग्निमित्रम, नाम भी आपको मिलता जुलता मिलेगा, यानी कि मालविका इनकी प्रेमिका का नाम था और अग्निमित्र क्या थे, पुष्यमित्र के पुत्र थे। इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी कालिदास ने, कौन सी, मालविका अग्निमित्रम। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, कालिदास की। तो ये काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैंने इसका जिक्र करा है इसमें। उसके बाद दोस्तों इनके समय में क्या दोस्तों दो यवन विदेशी आक्रमण भी हुए, यानी कि जब इनका यहाँ पर शासन काल था इतने बीच में, तो इन पे क्या दोस्तों दो यवन विदेशी आक्रमण हुए। किस किस ने किए दोस्तों, एक था पहला था डेमेट्रियस, यानी कि एक डेमेट्रियस शासक था, उसने इनके शासन काल में आक्रमण किया। उसके बाद जो सेकंड था वो कौन था, मिनांडर, जिसको क्या है मिलिंद भी कहते हैं दोस्तों। दूसरा था मिनांडर, उसने भी क्या है आक्रमण किया था इनके शासनकाल में। परंतु दोस्तों दोनों ही आक्रमण में क्या है पुष्यमित्र विजयी हुए, यानी कि इन्होंने क्या उनको परास्त कर दिया। यानी कि दोनों शासक डेमेट्रियस और मिनांडर, इन दोनों को क्या है परास्त कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि इनकी भी क्या काफी शक्तिशाली सेना थी दोस्तों। तो इन्होंने क्या इन दोनों को परास्त किया। उसके बाद दोस्तों नागसेन, ये दोस्तों जो एक क्वेश्चन भी आता है, यानी कि मिनांडर जो था दोस्तों ये बौद्ध भिक्षु था, इनको इसको क्या है बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किन्होंने दी थी, नागसेन ने, यानी कि नागसेन ने क्या है इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नागसेन ने दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी थी, एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी, मिलिंद पनो लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी, मिनांडर के ऊपर। यानी ये जो मिनांडर था जो शासक था जिसने आक्रमण किया था, उसके ऊपर पुस्तक लिखी थी नागसेन ने, मिनांडर, यानी कि पुस्तक का नाम क्या था, मिलिंद पनो। ये भी दोस्तों काफी सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन कि मिलिंद पनो पुस्तक किसकी रचना है, वो नागसेन की रचना है। उसके बाद दोस्तों
एक राजदूत आया था हेलियोडोटस। दोस्तों एक स्टोरी भी आती है, काफी रोचक स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ कहानी कि जो यहाँ पर जो कलिंग से क्या है एक राजदूत भेजा गया था। राजदूत का नाम क्या था दोस्तों? हेलियोडोटस। यानी कि हेलियोडोटस क्या है, एक राजदूत आया था कलिंग से। कहाँ किनके दरबार में आया था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आया था दोस्तों। तो ये इसका उद्देश्य क्या था आने का? तो दोस्तों जितने भी विदेशी जो भी राजदूत आए थे तो उनका क्या कुछ ना कुछ उद्देश्य था। कोई अपने धर्म प्रचार प्रचार के लिए आ रहा है, कोई वहाँ पे शिक्षा ज्ञान ग्रहण करने के लिए आ रहा है, या कोई क्या है अपना वैसे भ्रमण करने के लिए आ रहा है। तो उनके क्या कुछ उद्देश्य थे। तो जो ये राजदूत आया था हेलियोडोटस, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये यहाँ पर आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया, परंतु जो पुष्यमित्र शुंग थे दोस्तों, ये काफी चालाक थे और इन्होंने क्या दिमाग लगाया दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग क्या थे? काफी चालाक थे। इन्होंने क्या करा दोस्तों? इस जो हेलियोडोटस आया था इसको क्या है बौद्ध धर्म की शिक्षा देने की बजाय इन्होंने क्या है भागवत धर्म की शिक्षा, यानी कि उसको क्या है भागवत धर्म की शिक्षा दे दी। जो वो आया तो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, परंतु इन्होंने क्या किया उसको बौद्ध भागवत धर्म की शिक्षा दे दी, यानी कि जो अपना ब्राह्मण धर्म है उसकी शिक्षा दे दी। और उसी को शिक्षा को ग्रहण करके क्या है वो वापस चला गया। तो उसने वहां जाकर भी उसका प्रचार प्रसार किया हुआ। तो दोस्तों ये काफी सारे बुद्धिमान थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने काफी चालाकी से क्या है उसको भागवत धर्म की शिक्षा दे दी। उसके बाद दोस्तों अंतिम शासक देवभूति, यानी कि जो मैंने आपको बताया पुष्यमित्र शुंग में ये यानी कि शुंग वंश में अंतिम शासक कौन था? देवभूति। तो अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसको किन्होंने मारा दोस्तों? इनको मारा था वासुदेव। वासुदेव कौन थे? मंत्री थे इनके दोस्तों। क्योंकि जितने भी शासक रहे हैं ना, इनके किसी सेनापति ने, इनके किसी मंत्री ने, उन्हीं ने क्या मार कर क्या है उनको मार कर क्या अगले वंश की स्थापना करी है। तो ऐसी इसमें हुआ दोस्तों। इनका मंत्री था देवभूति जो थे शुंग वंश के अंतिम शासक थे। इनका मंत्री था वासुदेव। वासुदेव इनका मंत्री था दोस्तों। उसी ने क्या है इनकी हत्या करके क्या है कण्व वंश की स्थापना करी दोस्तों। क्या है अगला वंश हमारा कौन सा आता दोस्तों? शुंग वंश के बाद आता हमारा कण्व वंश। तो यानी कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वासुदेव थे। वासुदेव कौन थे दोस्तों? कण्व वंश में क्या है दोस्तों ये मंत्री थे शुंग वंश में। शुंग वंश में क्या है मंत्री थे, तो मंत्री थे और इनके शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। उसको मारकर उसकी हत्या करके इन्होंने क्या है दोस्तों कण्व वंश की स्थापना करी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कण्व वंश में हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कण्व वंश से संबंधित हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारा शुंग वंश था, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। देवभूति के मंत्री थे कौन थे? वासुदेव। वासुदेव कौन थे? देवभूति के मंत्री थे शुंग वंश के। उसमें दोस्तों क्या है इन्होंने क्या है मंत्री थे, तो इन्होंने क्या है वासुदेव ने क्या है जो इनके अंतिम शासक थे देवभूति को मारकर क्या है कण्व वंश की स्थापना करी। यानी कि जब इन्होंने क्या है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मार दिया तो उसके बाद क्या है दोस्तों इन्होंने क्या है कण्व वंश की स्थापना कर दी। यानी कि शुंग वंश के बाद हमारा कौन सा क्या है अब कण्व वंश आ गया। दोस्तों कण्व वंश में हम देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको वासुदेव और सुशर्मा, इसमें क्या है कण्व वंश में क्या है वासुदेव और सुशर्मा। और भी शासक थे, नारायण थे। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कण्व वंश में क्या है वासुदेव और सुशर्मा क्या है शक्तिशाली शासक थे। उसमें दोस्तों वासुदेव कौन थे दोस्तों? संस्थापक थे कण्व वंश के। उसके बाद सुशर्मा जो थे कण्व वंश के क्या है अंतिम शासक थे। यानी कि जो अंतिम शासक थे सुशर्मा थे कण्व वंश के। और सुशर्मा की हत्या करी थी किसने दोस्तों? सुशर्मा की हत्या करी थी सिमुक ने। यानी कि दोस्तों ये क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है इनका वो चलता आ रहा है। इनके इनका कोई मंत्री था, फिर इनका कोई सेनापति था, तो वही इनकी क्या हत्या करके क्या है अगले वंश की स्थापना कर दिया करता था। यानी कि जब भी किसी वंश में क्या है कोई भी कमजोर शासक आता था तो उनका क्या मंत्री हो गया या उनका कोई शासक हो गया, सेनापति हो गया, वही उनकी क्या हत्या करके क्या अगले वंश की स्थापना कर देता था। तो दोस्तों ऐसी क्या है सुशर्मा क्या है थोड़ा कमजोर शासक था। तो इसका जो सिमुक था उसने क्या है सिमुक ने क्या है सुशर्मा की हत्या कर दी। और क्या है 30 BC में लगभग क्या है 30 BC यानी कि 30 ईसा पूर्व में क्या है सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो दोस्तों हमारा क्या है अब कण्व वंश के बाद क्या सातवाहन वंश आ गया। ये क्या है इन दोनों के मध्य कुषाण और इनके मध्य में आता है सातवाहन वंश। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों जो सातवाहन वंश था इनका क्या है दोस्तों ये जो हमारा महाराष्ट्र क्षेत्र है, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में शुरुआती दिनों में क्या है इनका महाराष्ट्र में विस्तार था। यानी कि यहाँ पर इनका साम्राज्य था। दोस्तों जब इनका सातवाहन वंश की जब स्थापना हुई तो दोस्तों क्या है मध्य एशिया से लगभग क्या है यहाँ से
काफी दूर है, यानी कि मध्य एशिया से। यहाँ से क्या है दोस्तों, शकों ने यानी कि शक शासक थे, उन्होंने क्या आक्रमण करना चालू कर दिया था, यानी क्या क्या भारत पर क्या आक्रमण करना चालू कर दिया था। तो दोस्तों वहां पर क्या है शक शासक थे, कहां पर, महाराष्ट्र में शक शासक थे। उन्होंने क्या है दोस्तों इनको मारकर भगा दिया, यानी कि जो सातवाहन वंश के जो शासक थे इनको क्या मारकर भगा दिया। तो इन्होंने दोस्तों क्या महाराष्ट्र से क्या है अपना जो साम्राज्य था वो क्या है आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है, इन्होंने क्या आंध्र प्रदेश स्थापित मतलब स्थानांतरित कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। तो इनको क्या है दोस्तों आर्द्र सातवाहन शासक भी कहते हैं, यानी कि आर्द्र सातवाहन शासक भी कहते हैं इनको, सातवाहन वंश को। इनका क्या दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे पहले शासन था, वहां पे क्या शक शासक थे। तो शक शासकों ने क्या है इनको मारकर इनको पराजित कर क्या है वहां से भगा दिया। तो इन्होंने क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्यों में शरण ली, वहां पर अपना क्या साम्राज्यों को बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि सातवाहन वंश में हमारे कौन कौन से शक्तिशाली शासक रहे थे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, सबसे पहले दोस्तों क्या है संस्थापक कौन थे, सिमुक थे, यानी कि सुशर्मा की हत्या करी थी सिमुक ने। तो यानी कि सिमुक ने क्या है सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। तो इसका संस्थापक कौन हुआ, संस्थापक हुआ सिमुक। सिमुक ने क्या दोस्तों इसकी स्थापना करी। उसके बाद जो अगले शासक थे वो कौन थे दोस्तों, हाल शासक, यानी कि शासक थे, उनका नाम क्या था, हाल था। इनके बारे में दोस्तों क्या एक पॉइंट पूछा जाता है, इनके बारे में एक पॉइंट था दोस्तों, इन्होंने क्या गाथा लिखी थी एक सप्तशती, यानी कि सप्तशती गाथा थी नामक काव्य की रचना करी थी इन्होंने। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित कि सप्तशती जो रचना थी काव्य था उसकी रचना किसने की थी, उसकी रचना करी थी हाल ने। दोस्तों हाल जो शासक थे सातवाहन वंश के दूसरे शासक थे, इन्होंने क्या गाथा सप्तशती की रचना करी थी। तो ये इससे संबंधित इनके संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगले जो शासक थे वो कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि अगले जो शासक थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनको क्या है हम शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो यानी कि जीपीएस, क्योंकि वो काफी लंबा नाम है तो आप इससे याद कर सकते हो जीपीएस, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह क्या सातवाहन वंश के तीसरे शासक थे। दोस्तों जो सातवाहन वंश में सबसे जो प्रतापी शासक थे वो यही थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इन्होंने क्या है दोस्तों कई राज्यों को विजित किया था, यानी कि आंध्र प्रदेश से भी क्या अपनी सीमा को अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाया था। तो जो प्रतापी से शासक थे वो कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। इन्होंने क्या है अपने शासक को बढ़ाया और काफी प्रतापी राजा थे, शक्तिशाली शासक थे, काफी बुद्धिमान थे और बलशाली शासक थे। कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो दोस्तों इनका क्या है युद्ध भी हुआ था, युद्ध का वर्णन मिलता है इतिहास में। किसके साथ इनका युद्ध हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था इनका सातकर्णी व नहपान शक शासक नासिक महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में क्या दोस्तों नासिक कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। वहां के शक शासक थे नहपान को हराया था। किन्होंने हराया था दोस्तों, सातकर्णी ने, यानी कि ये विजेता थे। इन्होंने क्या नहपान को हराया था दोस्तों, तो उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद दोस्तों इनकी एक पत्नी थी नागनिका, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जीपीएस की एक पत्नी थी। कौन थी, नागनिका। नागनिका का दोस्तों नागनिका ने एक अभिलेख लिखा था, उसका अभिलेख का नाम क्या था, अभिलेख का नाम था नाना घाट, यानी कि इन्होंने क्या है नाना घाट अभिलेख की रचना करी थी। और नाना घाट अभिलेख जो हमारा था वो किससे संबंधित था, वो संबंधित था दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय से संबंधित था, कि इन्होंने क्या है नहपान को हराया था, यानी कि नहपान जो शासक थे उसको हराया था। और जितनी भी सातकर्णी की उपलब्धि थी, यानी कि इन्होंने क्या है जितनी भी विजय प्राप्त करी थी, इनकी जितनी भी उपलब्धियां थी उससे संबंधित अभिलेख था नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख की रचना किन्होंने की थी दोस्तों, नागनिका ने करी थी। नागनिका कौन थी, वो सातकर्णी की पत्नी थी। उन्होंने क्या है अभिलेख लिखा था नाना घाट। उसके बाद दोस्तों जिन्होंने क्या है नहपान क्या दोस्तों क्या है ये जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, यानी कि शक शासकों का क्या हर एक कोई हरा नहीं पाया था, यानी कि कई शासक थे जो उन्होंने क्या शक शासकों से पराजित हुए थे। परंतु जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ये प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या नहपान के शक शासक को हराया था। तो उसकी जो उपलब्धि है दोस्तों उसका वर्णन भी मिलता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों, महाराष्ट्र में जोगलथंबी, यानी कि जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पे क्या जोगलथंबी एक स्थान है, वहां से क्या है खुदाई के दौरान क्या है अभी सिक्के प्राप्त हुए, यानी कि जो सिक्के प्राप्त हुए तो सिक्कों पर क्या है दोस्तों विजय अंकित है, यानी कि उस पर क्या है जो नहपान हारा था, जो शक शासक हारा था उसके क्या है हारने के चित्र अंकित हैं। उस पर लिखा पड़ा है कि नहपान शासक हारा था और उस पर लिखा पड़ा था कि जो सातकर्णी थे ये क्या विजयी रहे थे उस युद्ध में। तो उसका वर्णन भी हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, जोगलथंबी जो सिक्के प्राप्त हुए वहां से क्या है हमें इनका विजय का इनके साक्ष्य प्राप्त होते दोस्तों। इनकी दोस्तों राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि उस समय क्या जब इनका शुरुआत में तो इनका क्या महाराष्ट्र में साम्राज्य था,
तो महाराष्ट्र में क्या प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान नामक एक जगह है, वहां पर क्या है वो इनकी राजधानी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं और क्या पॉइंट हमारे इसमें है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं जो हमारा सातवाहन वंश था दोस्तों। सातवाहन वंश में क्या है दोस्तों, मातृसत्वात्मक समाज, यानी कि इनका क्या है मातृसत्वात्मक समाज था। जैसा कि हमारा क्या सिंधु घाटी सभ्यता में था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारी सभ्यता थी वहां पर भी क्या है मातृसत्तात्मक समाज था। वहां पे क्या है मातृसत्तात्मक समाज क्या होता है, यानी कि माता के नाम से पुत्र को जाना जाता है, यानी कि पुत्र को जो पहचान मिलती है वो माता के नाम से मिलती है। यानी कि हालांकि इनका मातृसत्तात्मक समाज तो था, परंतु जो शासक बनते थे वो पुरुष ही बनते थे वहां पर फिर भी। उसके बाद दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि दान देना, यानी कि इन्होंने क्या है जो ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे वो किन्होंने शुरू किया था दोस्तों, वो भी इन्हीं ने शुरू किया था। कौन थे, यानी कि सातवाहन वंश के शासक थे, इन्होंने क्या ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया था। उसके बाद दोस्तों लेकिन जो सर्वाधिक भूमि दान की, यानी कि जो सर्वाधिक मात्रा में जो भूमि दान करी वो करी थी किन्होंने गुप्त वंश के शासकों ने। क्योंकि दोस्तों इनके जो अगला शासक आता है हमारा क्या है दूसरा क्या है हमारा गुप्त वंश, यानी कि जो गुप्त वंश के शासक थे सर्वाधिक मात्रा में जो भूमि दान करी थी वो करी थी गुप्त वंश के शासकों ने। कई एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक भूमि किन्होंने दान की थी, वो करी थी गुप्त वंश के शासकों ने। और भूमि दान करना प्रारंभ किन्होंने किया था, प्रारंभ किया था सातवाहन वंश के शासकों ने दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सामंती व्यवस्था चालू की थी, किन्होंने की थी। सामंती व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, सामंती व्यवस्था होती है कि जो भी इनके सेना के अधिकारी थे या जो भी मंत्री थे, मंत्रीगण थे, जो भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनको क्या है वेतन के रूप में क्या है भूमि दान देते थे दोस्तों। जैसे कि इनका क्या है शासक काफी सारे राज्यों में था, तो ये क्या करते थे बड़े बड़े अधिकारियों को क्या है वेतन के रूप में क्या है 5 गांव दे दिए, कोई वेतन अधिकारी कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको 50 गांव दे दिए, तो ऐसे करके क्या है भूमि दान करते थे दोस्तों। तो उसी को क्या कहते हैं हम सामंती व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। तो जो सामंती व्यवस्था थी वो किन्होंने लागू करी थी, वो सातवाहन वंश के शासकों ने लागू करी थी दोस्तों। और काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सारे एग्जामों में पूछा गया है इस क्वेश्चनों को कि सामंती व्यवस्था थी वो किन शासकों ने लागू करी थी, वो लागू करी थी सातवाहन वंश के शासकों ने सामंती व्यवस्था दोस्तों। और दोस्तों इनके बारे में एक पॉइंट ये भी आता है जो शीशे के सिक्के थे, यानी कि जो शीशे के सिक्के थे वो किन्होंने जारी किए थे, वो भी सातवाहन वंश के शासकों ने जारी किए थे शीशे के सिक्के। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, जो चौथे जो शासक थे वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी, यानी कि इनका नाम क्या था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी, सातवाहन वंश के क्या है चौथे शासक थे। इनको क्या है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म क्या है इनकी बीपीपी मैंने लिख दिया है, इससे क्या आपको थोड़ा सा ध्यान रहता है बीपीपी, यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी इनके चौथे शासक थे सातवाहन वंश के। इनका दोस्तों युद्ध हुआ था, कहाँ पर हुआ था, मैंने आपको बताया कि शक शासकों ने आक्रमण करना चालू कर दिया था दोस्तों। गुजरात में शक शासक थे रुद्रदामन, यानी कि शक शासक थे रुद्रदामन, इनसे इनका युद्ध हुआ था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी का, जिसमें क्या है ये हार गए थे और शक शासक विजेता हुए थे। कौन थे रुद्रदामन, इसमें क्या शक शासक विजेता घोषित हुए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अंतिम शासक कौन थे सातवाहन वंश के, यज्ञ श्री सातकर्णी, यानी कि यज्ञ श्री सातकर्णी क्या है इस वंश के क्या है दोस्तों अंतिम शासक थे। उसके बाद दोस्तों इनको क्या दोस्तों अंत सातवाहन भी बोलते हैं। अंत सातवाहन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको क्या है दोस्तों यहाँ से शक शासकों ने भगा के क्या है आंध्र प्रदेश में धकेल दिया था, तो इनको क्या अंत सातवाहन शासक भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, यानी कि शुंग वंश के बारे में और कर्ण वंश के बारे में और जो हमारे सातवाहन वंश है उससे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों अगर पसंद आए तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।